So hey guys, again this is problem editorial for problem D, आर्म चेयर्स। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना यार, अगर पसंद आए वीडियो तो, या और कोई भी वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि कोई n आर्म चेयर्स दे रखी है हमें, 1 to n लेफ्ट टू राइट है, जो कि या तो ऑक्यूपाइड होगी या अनऑक्यूपाइड होगी। तो 0 या 1 होगा। अगर 1 मतलब ऑक्यूपाइड होगी, 0 मतलब अनऑक्यूपाइड होगी। हमें क्या करना है, हमें हर ऑक्यूपाइड चेयर को, मतलब जो जो भी चेयर है 1 है जो, उसको अनऑक्यूपाइड बनाना है, और उसके लिए हमें एक अनऑक्यूपाइड को ऑक्यूपाइड बनाना पड़ेगा। मतलब इजी भाषा में ये है कि जहां जहां पर भी 1 है उसको 0 करना है, और उसकी जगह जहां पर 0 था वहां पे 1 करना है। ठीक है। और ऐसा करके हमें, हम जो एक शिफ्ट करेंगे 1 to 0 का, उसमें i-j जो भी इंडेक्स हम सेलेक्ट करेंगे, मान लो अगर ये 1 है, हमने इसको इस 0 पर शिफ्ट करा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और इस 1 की जगह 0 हो जाएगा। तो ये टू टू और 3 अगर 0 बेस्ड में देखें तो i-j का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आएगा, तो कॉस्ट 1 हो गई। तो ऐसे ही हमें हर 1 के लिए करना है, और जो टोटल कॉस्ट आएगी वो मिनिमाइज करनी है। ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमें एक एरे गिवन है और उसकी लेंथ n होगी, कुछ वैल्यूज हैं a1 a2 a3, ठीक है, an। ठीक है। तो अब यहाँ पर या तो ये 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, ये हमें पता है। तो मैंने क्या करा, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए था, प्रैक्टिस चाहिए थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम को हम ध्यान से देखें तो कंस्ट्रेंट देख के भी समझ में आ रहा था कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो मेरा दिमाग वैसे ही चल रहा था शुरू से, जिसको डायनामिक प्रोग्रामिंग का आइडिया होगा वो उसने कर दिया होगा ये। तो अभी मैंने क्या करा वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कैसे सॉल्व करना था। तो मैंने क्या करा, एक पोजीशन बनाई अनऑक्यूपाइड, ठीक है, सॉरी ऑक्यूपाइड ले लेते हैं। ऑक्यूपाइड का एक वेक्टर बनाया मैंने ए, ठीक है। मतलब जहां जहां पर इस एरे में 1 है उन सारे इंडेक्स का, अगर मैं 0 बेस देखूं तो 0 1 2, अगर A3 पे 1 है तो 2 यहाँ पर होगा, कॉमा ऐसे करके सारे इंडेक्स इसमें होंगे। मतलब ए में वो सारी पोजीशंस होगी जहां पर 1 है। तो मैं नाम दे देता हूँ A1 A2 A3 कुछ 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 an, n नहीं सॉरी, कुछ भी दे दो। तो इसका साइज जो होगा वो लेस देन इक्वल टू हमेशा n/2 होगा, क्योंकि हमें सारे ऑक्यूपाइड को अनऑक्यूपाइड पे भेजना है, तो ऑक्यूपाइड हमेशा लेस देन इक्वल टू हाफ ही होना चाहिए। ठीक है, वरना हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा कि एक अनऑक्यूपाइड का बनाते हैं भाई, उसका नाम रखते हैं बी, और इसका B1 B2 B3 ऐसे करके, मतलब इसमें वो सारी पोजीशंस होगी जहां पे हमारे एरे में चेयर्स में 0 है। तो ठीक है। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में था पहले से कि ये डीपी हो सकता है। ठीक है। तो मैंने क्या करा कि अब जैसे मेरे पास ये है, कलर चेंज करते हैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे इंडेक्सिंग करें अगर, तो मेरे को इस ऑक्यूपाइड वाले को किसी ना किसी अनऑक्यूपाइड वाले पे तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि जो ऑक्यूपाइड है उन सबको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और फाइनली जो ऑक्यूपाइड पोजीशंस है वहां पर 0 होना चाहिए, मतलब वो खाली होनी चाहिए पोजीशंस। तो ठीक है। तो मेरे पास A1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, जितना इसका साइज B1 B2 B3 कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को मिनिमाइज करनी है कॉस्ट। ठीक है ना। तो कॉस्ट मिनिमाइज करना है, ये फैक्टर कंसिडर करते हुए, मैं ध्यान में रखते हुए मैंने क्या करा, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग में स्टेट्स रिपीट होनी चाहिए जब भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले ट्री बनाने की कोशिश करी, कि सबसे पहले ट्री बना के देखते हैं कि क्या स्टेट्स रिपीट हो रही है। अब स्टेट क्या रखें, तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को इस वेक्टर के 0th वाले को इनमें से 0 1 2 इंडेक्सिंग करूं तो किसी ना किसी पे तो डालना ही है। तो स्टेट्स रख लेते हैं हम दोनों वेक्टर्स की पोजीशंस को। ठीक है। तो मेरी इनिशियल स्टेट होगी 0 0, कि भाई मेरे को, मैं यहाँ पर हूँ 0 वाले पे और इस पे भी यहाँ पर 0 वाले पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि इस 0 वाले को इस 0 वाले पे शिफ्ट कर दूं, ऑक्यूपाइड को अनऑक्यूपाइड पे शिफ्ट कर दूं। तो ये जो होगा 0 बन जाएगा, ये जो है 1 बन जाएगा। यही तो हमें करना था।
लेकिन हमें फाइनली जो मिनिमाइज करनी है कॉस्ट, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो मैं शिफ्ट कर दूं या तो मैं शिफ्ट ना करूं, डू नॉट शिफ्ट, ठीक है। तो ये मैं हर बार नहीं बनाऊंगा, राइट मतलब मेरा शिफ्ट होगा, मतलब मैं ऑक्यूपाइड को अनऑक्यूपाइड से शिफ्ट करूंगा, और मैं कुछ नहीं करूंगा तो डू नॉट शिफ्ट, आगे बढ़ जाऊंगा अनऑक्यूपाइड में, ठीक है। तो अगर मैंने शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर ऑक्यूपाइड वाला जो 0th पोजीशन पे उसका तो काम हो गया, अब मैं पहुंच जाऊंगा 1 वाले पे, और इस 0 वाले का भी काम हो गया, तो अब मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पर 1 वाले पे, ठीक है, 1 वाले पे ऐसे। अगर मैं इसको शिफ्ट नहीं करता तो मेरे को इसको तो करना ही पड़ेगा ना 0 वाले को, तो मेरे को तो वहीं पे रुकना पड़ेगा, शिफ्ट ऑक्यूपाइड वेक्टर में मेरे को वहीं पे रुकना पड़ेगा जब तक उसका काम नहीं हो जाता। उसका काम कब होगा? जब वो किसी अनऑक्यूपाइड वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया अनऑक्यूपाइड पे, भाई 0 को मैंने यूज नहीं कर रहा इस 0 के लिए, अब मैं 1 को चेक करूंगा, तो मैंने ऐसे करा, ठीक है। अब मैंने 1 1 पे हूँ, मतलब अब मैं A2 और B2 पर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास फिर से दो ऑप्शन है, अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो फिर मैं 2 2 पे चला जाऊंगा, और शिफ्ट नहीं करता हूँ तो 1 तो वहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्यूपाइड वाले को तो मेरे को करना ही पड़ेगा। अब मेरे पास अनऑक्यूपाइड पोजीशंस ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी ऑक्यूपाइड पोजीशन ज्यादा नहीं होगी, तो मैं जो रिस्क लूंगा कि भाई शिफ्ट करूं या नहीं करूं, वो मैं अनऑक्यूपाइड वाले पे लूंगा, कि भाई B2 पे करूं नहीं करूं, क्योंकि A2 को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे A2 को तो करना ही पड़ेगा, अब मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ मतलब शिफ्ट नहीं कर रहा है A2 को, तो A2 तो वहीं रहेगा, लेकिन अनऑक्यूपाइड को मैंने आगे बढ़ा दिया कि चलो इसको इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट ये है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 0 1 पे था, तो अगर मैं शिफ्ट नहीं करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं शिफ्ट नहीं करता हूं तो ऑक्यूपाइड वाला तो वहीं रहेगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट परफॉर्म करता हूँ 0 और 1 में, मतलब A1 और A2 में, तो मैं दोनों को आगे बढ़ा दूंगा, तो ऑक्यूपाइड वाले 1 पे आ जाएगा और ये 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने और लंबा बनाया था, लेकिन अभी समझाने के लिए इतना ही ठीक है। यहाँ से समझना है हमें मेन पॉइंट, कि ये जो 1 2 है और ये जो 1 2 है, हमने स्टेट्स ली थी दोनों के इंडेक्स को, ठीक है। ऑक्यूपाइड वाले को अनऑक्यूपाइड पे शिफ्ट करना था, तो यहाँ पर 1 2, इस 1 2 का मतलब क्या है, तो मैं अगर यहाँ पर अलग से बनाऊं, जगह कम पड़ रही है, तो अगर मैं ये ऑक्यूपाइड वाले का वेक्टर बनाऊं A1 A2 A3 A4, ठीक है, अनऑक्यूपाइड वाले का वेक्टर बनाऊं B1 B2 B3 B4, तो ये 1 2 क्या है, 1 2 मतलब अगर इंडेक्सिंग 0 1 2 ऐसे है, 3 ऐसे करके कुछ है, तो मैं ऑक्यूपाइड वाले पे 1 पे हूँ, मतलब यहाँ, अनऑक्यूपाइड वाले पे 2 पे हूँ, मतलब यहाँ 2 इंडेक्स पे है ना, 0 बेस्ड है, नाम मैंने 1 2 3 रखा है। तो अब मेरे को ये करंट स्टेट है मेरी, मैं इस पे A2 इसमें B3, मतलब A2 को मेरे को अभी शिफ्ट करना है, या तो मैं B3 से कर सकता हूँ, तो वो मैं डिसीजन आगे लूंगा कि कर सकता हूँ या फिर नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं B4 से चेक करूंगा A2 को, तो वो जो भी है। तो ये 1 2 जो है वो सेम है, ये वाला 1 2 भी सेम है, ये वाला 1 2 भी सेम है, मतलब दोनों केस में मैं यहीं पे हूँ, A में A2 पे हूँ, B में B3 पे हूँ, ठीक है। ये मैंने अलग ऑपरेशन परफॉर्म करा था, ये अलग करा था, लेकिन फाइनली मैं यहाँ किसी सेम स्टेट पर ही आया हूँ। तो अब जब मैं रिकर्सिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, ट्री बन रहा है ना, हर बार दो केस बन रहे हैं, तो मैं कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके से ट्री बना रहा हूँ, तो मैं कभी यहाँ पर आऊंगा कभी यहाँ पर आऊंगा, अब मैं इन दोनों के लिए अलग अलग से सॉल्व करूंगा, वो तो बेवकूफ़ी होगी। यहीं पे डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज आती है, कि हम जो है हमारी स्टेट्स को सेव कर लेते हैं जिससे कि रीयूज कर सकें। अब मैं अगर लेफ्ट में पहले जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट में पहले जा रहा हूँ, तो मैं 1 2, इस 1 2 पे पहले आऊंगा, तो इसके लिए मैं पहले कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं बाद में इधर आऊंगा 1 2 पे, तो मैं इस रिजल्ट को यहाँ रीयूज करूंगा। समझ रहे हो, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो इसे ही कहते हैं हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स करके, एक वो होनी चाहिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, दो चीजें देखते हैं, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और जो भी है वो सब थ्योरी है। तो यहाँ पर मैं इस 1 2 को ऐसे सॉल्व करूंगा कि पुराने 1 2 का सॉल्यूशन यूज करके, तो बस यही यहाँ पर देखना था। मेरे को शुरू से डीपी डीपी लग रहा था, इसलिए मैंने ये सब करके देखा। अगर आपको आइडिया नहीं था, आपने डीपी कभी सॉल्व करी ही नहीं, तो आपको मुश्किल हुई होगी इसको करने में, लेकिन अब हो जाएगा। तो इसका कोड देखते हैं सीधा। तो कोड है इसका काफी आसान। तो मैंने एक एरे बनाया,
आई जे दोनों मैक्सिमम साइज की लिमिट ले ली मैंने, क्योंकि ऑक्यूपाइड एंड ऑक्यूपाइड दोनों मैक्सिमम तो हो ही सकते हैं ना, या तो सारे ऑक्यूपाइड भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम ले लिया साइज जो भी एन का था कंस्ट्रेंट्स में। तो अभी इसको छोड़ते हैं, मेन फंक्शन हमारा वही है, एक टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल होगा। तो सॉल्व क्या है? सॉल्व ये है कि भाई मैंने एन को इनपुट करा, लेंथ ऑफ एरे, अगर मैं लेंथ ऑफ एरे को इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने दो वेक्टर बनाए। जो v1 वेक्टर है वो अनऑक्यूपाइड वाला है, v2 वेक्टर है ऑक्यूपाइड वाला वेक्टर है, और काउंटर जो है वो ऑक्यूपाइड वाले वेक्टर का साइज स्टोर करेगा। तो फिर मैंने n टाइम्स इनपुट लिया, अगर 0 है तो v1 में डाला यानी कि अनऑक्यूपाइड, अगर 1 था n नम तो मैंने ऑक्यूपाइड वाले में डाला और साइज को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मैंने इसको इग्नोर करो, अभी डीपी को इग्नोर करो, ठीक है, अभी बेसिक देखते हैं क्या है। डीपी में हमेशा बेसिक रिकर्जन आपको ढूंढना पड़ेगा। रिकर्सिव रिलेशन अगर आपने निकाल लिया, उसके बाद आप देखो कि कौन सी स्टेट रिपीट हो रही है, तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो ये बेसिक बेसिक रहता है डीपी में। तो मैंने क्या करा, फन फंक्शन कॉल करा। चलो देखते हैं फन फंक्शन क्या है। फन में है वेक्टर v1 अनऑक्यूपाइड वाला, ऑक्यूपाइड वाला, दोनों के इंडेक्स की कौन से वेक्टर में कहाँ पर हूं मैं, और एक काउंट। काउंट मतलब टोटल v2 का साइज है, मतलब काउंट यानी कि टोटल ऑक्यूपाइड पोजीशंस कितनी है वो काउंट है, ठीक है। तो ये चीज भी इग्नोर करो अभी, 11 to 14। तो हम बेस केस यहाँ से देखते हैं। तो अगर काउंट 0 है तो मैं रिटर्न 0 कर रहा हूँ, ठीक है, रिजल्ट को इग्नोर करो। तो काउंट 0 का क्या मतलब है, मतलब ऑक्यूपाइड पोजीशंस। ये क्या बता रहा है, कितनी ऑक्यूपाइड पोजीशंस अभी बची है हमारी। तो अगर वो 0 है तो अपना आंसर 0 हो गया ना, तो मैंने रिटर्न 0 कर दिया बेस केस में, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, ऑक्यूपाइड पोजीशन ही नहीं है वहां पे वेक्टर में, इनिशियल एरे में, ठीक है। अदरवाइज अगर मेरा जो आई है, आई क्या बता रहा था, अनऑक्यूपाइड में मैं कहाँ पर हूँ, अगर वो लिमिट पर अपनी पहुंच चुका है, मतलब सारे पोजीशंस उसने देख ली है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पर j इज इक्वल टू बी ट्रू, इसका ये कभी आएगा नहीं, क्योंकि अपन सिर्फ अनऑक्यूपाइड में या तो शिफ्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे, हर जगह तो हमें करना पड़ेगा। तो इससे काम चल जाएगा हमारा, इसकी जरूरत नहीं थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसको यहाँ पे यूज करने से। तो हमने रिटर्न कर दिया इंट मैक्स, मतलब आंसर पॉसिबल नहीं है हमारा, क्योंकि अगर हमारा आंसर पॉसिबल होता तो पहले ये कंडीशन रीच हो जाएगी, उसके बाद ये तो आएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि काउंट 0 हो जाए, और काउंट 0 नहीं हुआ होगा और हमारी सारी अनऑक्यूपाइड पोजीशंस खत्म हो गई, तो यानी कि हमारा आंसर पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो मैंने एक लार्ज वैल्यू रिटर्न कर दी इंट मैक्स, ठीक है जी। अदरवाइज मैंने रिकर्सिव कॉल्स मारी, हमने अभी ट्री में देखा था जैसे कि डू नॉट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में गए थे तो डू नॉट शिफ्ट, तो मैंने शिफ्ट नहीं करा, मतलब जे जो है ऑक्यूपाइड पोजीशन का जो इंडेक्स था वो वही रखा, अनऑक्यूपाइड में मैं आगे बढ़ गया, मतलब मैं जे को आई में शिफ्ट नहीं कर रहा, तो मैंने अनऑक्यूपाइड में एक आगे बढ़ाया कि चलो अगले में देखते हैं कि अगले में करूंगा या नहीं। ये हो गया डू नॉट शिफ्ट। एक केस हो गया शिफ्ट, तो भाई मेरे को शिफ्ट करना है अभी, तो शिफ्ट करना है तो उसकी कॉस्ट ऐड कर दी कि भाई आई टू जे करना है, तो मैंने दोनों की कॉस्ट ऐड कर दी, दोनों की इंडेक्स वैल्यूज जो थी दोनों वेक्टर्स में सेव है, तो इंडेक्स का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस था वो कॉस्ट है हमारा। और मैंने क्या करा, फंक्शन कॉल करा फन रिकर्सिवली, लेकिन उसके लिए मैंने i+1 को भी, आई को भी इंक्रीमेंट करा, जे को भी करा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या करा था, सिर्फ आई को करा था, क्योंकि इस जे के लिए मैंने कुछ नहीं करा। अभी मेरा जे जो था उसके लिए मैंने शिफ्ट कर दिया है, तो मैंने जे को भी इंक्रीमेंट कर दिया, आई को भी कर दिया, और मैंने यहाँ पर देखो काउंट को -1 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर काउंट क्या बता रहा है, कितनी ऑक्यूपाइड पोजिशन के लिए काम करना बचा है। तो ये काम करा और फिर रिजल्ट मिनिमम जो भी आएगा उसे रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पर डीपी का क्या रोल है, डीपी का ये रोल है कि अगर मैं वैसे करता जैसे अब यहाँ पर हमने देखा था कि ये 1 2 1 2 जो है 1 2 और ये वाला 1 2 ये रिपीट हो जाएगा दोनों के लिए, हर बार अपना सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। तो अपने को वो नहीं करना, तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि भाई डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करके ऑप्टिमाइजेशन करी कि भाई डीपी एरे को -1 से इनिशियलाइज करा, और अगर मेरा डीपी आई जे, आई v1 का पोजीशन, जे v2 का पोजीशन, अगर यहाँ पर -1 नहीं है, यानी कि मैंने इसका आंसर फाइंड आउट कर रखा है पहले से, तो मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज अगर मैंने इसका आंसर नहीं फाइंड आउट करा है आई जे का, आई जे स्टेट का, तो मैं एक रेफरेंस वेरिएबल RES क्रिएट करूंगा DPIJ के लिए, और
उसका आंसर मैं आर ई एस मतलब डीपीआई चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ रेफरेंस यूज करा है, तो जो आर ई एस में चेंज होगा वो डीपीआई में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो आर ई एस अपना डीपीआई में हो जाएगा, जिससे कि वो रीयूज हो सके यहाँ पर। तो वो मैंने ऑप्टिमाइजेशन करी डीपी से। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। तो काफ़ी आसान था, एक बार और देख लेना, और अगर डीपी आपने नहीं करी तो बेसिक नैपसैक टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये समझ में आ जाएगा क्या करना था इसमें। ठीक है, थैंक यू।